नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो अदम्य साहस, लगातार संघर्ष और एक पूरे साम्राज्य के राख से उठकर फिर से खड़े होने की कहानी है। जी हां, आज हम एक कहानीकार की तरह इतिहास के पन्नों से मातृभूमि की रक्षा और मेवाड़ के पुनरुत्थान का वो सुनहरा अध्याय खोलेंगे जिसके नायक हैं मेवाड़ के फीनिक्स महाराणा हम्मीर सिंह। एक ऐसा लीडर जिसने न सिर्फ अपना खोया हुआ राज्य वापस छीना बल्कि आने वाली कई सदियों तक राजपुताना के गौरव की एक ऐसी नींव रख दी जिससे कोई हिला नहीं सका। तो चलिए इस महागाथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन देखिए, इस जीत की रोशनी को सही मायनों में समझने के लिए हमें पहले उस घने डरावने अंधकार को समझना होगा। बात है साल 1303 की। दिल्ली सल्तनत के भयंकर आक्रमण के बाद चित्तौड़ दुर्ग हाथ से निकल चुका था। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे और मेवाड़ की जो अपनी एक स्वतंत्र सत्ता थी वो पूरी तरह से बिखर गई थी। इतिहास के उस दौर में ऐसा लगने लगा था मानो मेवाड़ का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया है। चारों तरफ सिर्फ निराशा थी, लेकिन उन बचे हुए राजपूतों के सीने में अपनी खोई हुई मातृभूमि की जो पीड़ा थी ना, वो एक धधकती हुई ज्वाला बन चुकी थी। अब जरा इस समय काल पर गौर कीजिए। ये जो 23 वर्षों का खालीपन है ना, इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। 1303 में चित्तौड़ के पतन से लेकर 1326 में उसकी दोबारा विजय तक पूरे 23 सालों तक एक महान साम्राज्य गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। पर यह सफर हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक ही इंसान के जीवन काल में एक पूरी तरह से खोया हुआ साम्राज्य वापस हासिल किया गया। 1336 में सिंगोली जैसा भयंकर युद्ध लड़ा गया और 1364 आते आते एक ऐसे अजेय युग की स्थापना हुई जिसकी उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए कहानी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। विद्रोह की चिंगारी और केलवाड़ा से वो ऐतिहासिक शुरुआत। सिसोदा वंश के वीर हम्मीर सिंह ने उस घने अंधकार में भी हार नहीं मानी। और मजे की बात यह है कि उनकी सफलता के पीछे कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक बेहद सोची समझी अचूक रणनीति थी। सबसे पहला कदम, उन्होंने केलवाड़ा को अपना एक सुरक्षित आधार बनाया। दूसरा कदम, जो स्थानीय राजपूत सरदार और वफादार योद्धा तितर बितर हो गए थे, उन्हें प्रेरित करके एक साथ लाया गया, उन्हें फिर से संगठित किया गया। और फिर उठाया गया तीसरा सबसे निर्णायक कदम, चित्तौड़ पर कब्जा जमाए बैठे मालदेव के खिलाफ सीधा और अचूक प्रहार। सच कहूं तो ये उनकी कमाल की लीडरशिप और एकदम सधी हुई सैन्य रणनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। और फिर उनके इस बेखौफ साहस का जो नतीजा निकला वो 1326 में पूरी दुनिया ने देखा। पूरे 23 साल के उस लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद चित्तौड़ दुर्ग पर एक बार फिर से स्वतंत्रता का भगवा ध्वज लहरा उठा। यकीन मानिए, ये कोई आम जीत नहीं थी, ये एक बिल्कुल नए युग का शंखनाद था। यहीं से महान सिसोदिया वंश की शुरुआत होती है और ये वो ऐतिहासिक पल था जब हम्मीर सिंह ने पहली बार महाराणा की उपाधि धारण की। एक ऐसा खिताब जो आने वाली कई सदियों तक मेवाड़ के अद्वितीय सम्मान और शौर्य का प्रतीक बन गया। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो है सत्ता की रक्षा और मेवाड़ का पुनर्गठन। क्योंकि जीतना एक बात है, लेकिन उसे बरकरार रखना बिल्कुल अलग चुनौती है। चित्तौड़ वापस मिल गया था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मालदेव और उसके समर्थकों के हमले लगातार जारी थे। ऐसे में 1328 से 1330 के बीच महाराणा हम्मीर सिंह ने अपनी कूटनीति का ऐसा जादू चलाया कि पूरा मेवाड़ एक मजबूत धागे में बंध गया। उन्होंने सिसोदा, केलवाड़ा और गिरवा को एक किया। दिल्ली सल्तनत की जितनी भी चौकियां मेवाड़ की छाती पर मूंग दल रही थीं, उन सबको जड़ से उखाड़ फेंका। और जो छोटे छोटे रियासतों के सरदार थे ना, जो पहले अलग अलग बटे हुए थे, उन्हें एक ही झंडे के नीचे लाकर एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मेवाड़ फिर से अपनी ताकत बटोर रहा था, दिल्ली सल्तनत के खेमे में खलबली मचनी ही थी। 1331 से लेकर 1335 तक सीमाओं पर आए दिन भारी तनाव और हिंसक झड़पें होने लगी। दिल्ली का सुल्तान अपने ही पड़ोस में एक नई राजपूत शक्ति को सिर उठाते हुए कैसे बर्दाश्त कर लेता। तो अब हवा में एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल गूंज रहा था। क्या ये नया अभी अभी पैरों पर खड़ा हुआ मेवाड़ दिल्ली की उस विशाल और खूंखार सैन्य मशीनरी के सामने टिक पाएगा? युद्ध के काले बादल अब पूरी तरह से मंडराने लगे थे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे और सबसे रोमांचक भाग की, सिंगोली का महासंग्राम, साल 1336। ये कोई आम युद्ध नहीं था। ये टकराव सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
एक तरफ थी दिल्ली सल्तनत, जिसके पास असीमित सैन्य शक्ति, बेहिसाब पैसा और विशाल संसाधन थे, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर नव संगठित राजपूत योद्धा। लेकिन मेवाड़ के पास एक ऐसा अचूक हथियार था जो दिल्ली के पास नहीं था, और वो था अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने का अटूट जज्बा। ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये विशाल संसाधनों और अदम्य संकल्प के बीच की एक सीधी टक्कर थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महायुद्ध में महाराणा हम्मीर सिंह कोई ऐसे राजा नहीं थे जो पीछे सुरक्षित तंबू में बैठकर निर्देश दे रहे हों। बिल्कुल नहीं, वो खुद सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। एक बेहद चतुर रणनीतिकार की तरह उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया। दुश्मन की उस विशाल फौज को उन्होंने अपने बेखौफ साहस और बिजली जैसी तेज सैन्य चालों से ऐसा चकमा दिया कि पूरे युद्ध का पासा ही पलट गया। उनकी रणनीतियों के सामने दिल्ली की भारी भरकम सेना को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े। सिंगोली की इस शानदार जीत राजपूताना के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। इस महाविजय के बाद आता है चौथा भाग, साम्राज्य विस्तार और आक्रामक सैन्य नीति। अब मेवाड़ सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा था। सिंगोली जीतने के बाद 1337 से लेकर 1350 के बीच मेवाड़ ने जो रफ्तार पकड़ी वो सच में हैरान कर देने वाली है। अजमेर के शासकों ने मेवाड़ का दबदबा मान लिया। दक्षिण पूर्व में रणथंभौर तक महाराणा का प्रभाव फैल गया, और सबसे कमाल की बात, पश्चिमी राजस्थान में नागौर जैसे बेहद अहम सामरिक और व्यापारिक केंद्र पर भी मेवाड़ ने अपना कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही किलों की कड़ी सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करने की उनकी दूरदर्शी नीतियों ने मेवाड़ को आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी महाशक्ति बना दिया। और अब हम आते हैं पांचवें भाग पर, जो मेरी नजर में सबसे अहम है, नवनिर्माण का युग, पुनर्निर्माण और ऐतिहासिक सुधार। आप देखिए, एक लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं टिकता। 1351 से 1355 के बीच लगातार युद्धों के बाद भी उनका शासन गजब का संतुलित था। उन्होंने सिर्फ किलों की मरम्मत और सेना को ही मजबूत नहीं किया, उन्होंने प्रशासन में जबरदस्त सुधार किए। कला और संस्कृति को वापस जिंदा करने के लिए मंदिरों को भारी दान और संरक्षण दिया। उनके इन्हीं सटीक प्रशासनिक सुधारों और मजबूत रक्षात्मक नीतियों का ही कमाल था कि चित्तौड़ का वो खोया हुआ पुराना वैभव, जो कभी राख हो चुका था, वो पूरी शानो शौकत के साथ वापस लौट आया। और इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं छठे भाग में, स्वर्णिम युग और महान शासकों की नींव। 1356 से लेकर 1364 का जो समय था ना, उसमें मेवाड़ पूरी तरह से स्वतंत्र, बेहद संगठित और एक अजेय साम्राज्य बन चुका था। आलम यह था कि अब दिल्ली सल्तनत की भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम इतिहास में महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों के नाम बहुत गर्व से लेते हैं, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इन महान दिग्गजों ने जिस मजबूत जमीन पर अपने शौर्य का परचम लहराया, वो अभेद्य जमीन, वो ठोस आधारशिला महाराणा हम्मीर सिंह के इन्हीं कड़े संघर्षों और उनकी बेमिसाल प्रशासनिक नीतियों ने ही तैयार की थी। इसीलिए महाराणा हम्मीर सिंह को सिर्फ एक युद्ध जीतने वाला राजा कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो असल में मेवाड़ के पुनर्जन्म के महानायक थे, मेवाड़ के असली फीनिक्स। उन्होंने वो कर दिखाया जिसे पूरी दुनिया ने उस वक्त नामुमकिन मान लिया था। पूर्ण पराजय और विनाश की राख से एक इतने विशाल साम्राज्य को वापस खड़ा करके उन्होंने न सिर्फ अपनी मातृभूमि को आजाद कराया, बल्कि राजपुताना के गौरव की एक ऐसी अमर गाथा लिख दी जो आज तक गूंज रही है। तो इस पूरी शानदार यात्रा के अंत में एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, कैसे सबसे घने अंधकार और भयंकर निराशा के बीच किसी एक व्यक्ति का अटूट संकल्प आने वाली कई सदियों का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। महाराणा हम्मीर सिंह की ये जीवन गाथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब इंसान की इच्छा शक्ति अडिग हो तो विनाश की राख से भी एक अमर साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की इस ऐतिहासिक विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।